आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में प्रशांत किशोर की गंगा में डुबकी लगाने की भी। प्रयागराज महाकुंभ में एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। ये विश्व रिकॉर्ड अखंड रुद्री पाठ और ब्रह्मज्ञान ध्यान का होगा। दरअसल यहाँ दिव्य ज्योति संस्थान ने एक पंडाल लगाया है जिसमें काफी कुछ खास देखने को मिल रहा है। अब अगले महीने 16 फरवरी यानी 33 दिनों तक ये पंडाल इसी तरह मंत्रों से गूंजेगा। एक और अहम बात ये कि इस पंडाल में पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया जा रहा है। इस पंडाल को इको फ्रेंडली तरीके से बनाया गया है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के बीच सोशल मीडिया पर दुनिया के कई बड़े नेताओं का दिलचस्प AI वीडियो वायरल हो गया। इसमें इन नेताओं को गंगा में डुबकी लगाते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो में एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे बड़े नाम शामिल रहे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव गोसेवा करते नजर आए। दरअसल उन्होंने शहडोल में गायों को रोटी खिलाई, साथ ही उनका दुलार भी किया। हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला समेत कई इलाकों में फिर बर्फबारी हुई। इसी बर्फबारी के बीच सोलंग में कई वाहन फिसलते भी नजर आए। स्थानीय पुलिस प्रशासन सैलानियों को बर्फबारी में संभलकर गाड़ी चलाने को लेकर लगातार सलाह दे रहा है। बिहार में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपना अनशन अलग तरीके से खत्म किया। दरअसल पटना में BPSC प्रतियोगियों की मांग के समर्थन में अनशन कर रहे प्रशांत ने पहले गंगा में डुबकी लगाई, फिर अनशन तोड़ा। अब वो सत्याग्रह के अगले चरण की घोषणा करेंगे। इससे पहले जन स्वराज ने दावा किया कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने प्रशांत किशोर का अनशन खत्म करवाने की पहल की थी और छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजने को कहा था ताकि छात्रों की मांगों को लेकर कोई समाधान निकल पाए। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर हम सबकी सुरक्षा से जुड़ी है। मुंबई में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर बुधवार रात हमला हुआ जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। हमलावर ने उन पर चाकू से कई वार किए। हैरानी की बात यह है कि यह हमला बांद्रा में उनके घर पर ही हुआ। हमलावर कौन था और उसने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हालांकि बाद में पुलिस ने हमलावर की पहचान कर ली, लेकिन जिस तरह हमले को अंजाम दिया गया उसने सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में जरूरी है कि ऐसी वारदात को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मुंबई का बांद्रा इलाका, जहां गुरुवार को देर रात अंधेरे में एक ऐसी वारदात हुई जिसको लेकर मुंबई से लेकर देश भर में सनसनी मच गई। ये वही इलाका है जहां बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान अपने परिवार के साथ रहते हैं और उनके घर में आधी रात जो वारदात हुई जिसने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब एक बड़ी हस्ती भी महफूज नहीं है तो फिर आम लोग अपनी सुरक्षा को लेकर भला कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। सैफ अली खान के घर में बुधवार देर रात 2 बजे के करीब एक अनजान शख्स की वजह से अचानक से हो हल्ला मच गया। उस शख्स ने हमला कर सैफ अली खान के साथ ही उनके घर में काम करने वाली महिला स्टाफ पर हमला कर दिया। उस शख्स ने इसकी शुरुआत सैफ की मेड के साथ हाथापाई से की। ये देखकर जब सैफ पहुंचे तो उस शख्स ने चाकू से वार कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। मुंबई पुलिस अभी भी यही कह रही है कि जब सैफ उठे और उन्होंने देखा तो जो मेड है उसके साथ हाथापाई चल रही थी और उधर वहां पर सैफ पहुंचे तो उन्होंने मेड को बचाने के लिए वो इंटरवीन किए और उस समय उस शख्स ने जो एक धारदार हथियार है वो निकाला और उससे हमला कर दिया, जिसकी वजह से स्पाइन से लेकर नेक और पीठ पर काफी ज्यादा इंजरीज आई हैं।
सैफ अली खान पर हुए हमले की जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस हरकत में आ गई और मामले की जांच में जुट गई। रात में सुबह 3 बजे के आसपास पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन आई कि एक्टर श्री सैफ अली खान इन पर उनके घर पे हल्ला हुआ है। पुलिस टीम्स और हम लोग वहाँ स्पॉट पर गए। एक्टर सैफ अली खान इनका लीलावती हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू है, इज आउट ऑफ डेंजर। बुरी तरह घायल सैफ अली खान को आनन फानन में उनका परिवार रात को लीलावती अस्पताल ले गया और वहां उन्हें भर्ती कराया। उधर पुलिस से लेकर फॉरेंसिक टीम तक मामले की जांच में जुट गई। सैफ अली खान के साथ साथ उनकी जो मेड हैं उन पर भी हमला किया गया है और जिसकी जांच इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है। मुंबई पुलिस ने कुल 7 टीमें बनाई हैं जो इस मामले की जांच कर रही हैं, तो वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच की 8 टीमें बनाई गई हैं जो इस मामले की जांच करेंगी। जहां तक जानकारी जो सामने आ रही है सूत्रों द्वारा वो ये कि हमला होने के 2 घंटे पहले तक के सीसीटीवी में कोई शख्स अंदर जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, यानी पुलिस ये मानकर चल रही है कि वो शख्स पहले से ही अंदर था। अब पुलिस ये जानना चाहती है कि क्या वो शख्स घर के किसी सदस्य के पहचान वाला था या वो शख्स जबरदस्ती घुसा था, क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि जब उस शख्स को घर में देखा तो जो सैफ अली खान की मेड हैं उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सैफ अली खान भी जब घर पे पहुंचे तो उन्होंने उस शख्स को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उस शख्स ने दोनों पर ही धारदार हथियार से हमला कर दिया। सैफ अली के घर में काम करने वाले स्टाफ को हाथ में चोट आई, लेकिन सैफ गंभीर रूप से घायल हो गए। उन पर चाकू के 6 वार में से 2 काफी गहरे जख्म मिले। ये दोनों जख्म रीढ़ की हड्डी और गर्दन के पास लगे हैं। उनकी रीढ़ में लगने के बाद चाकू का 2.5 इंच हिस्सा टूट गया और अंदर ही धंसा रह गया। हालांकि सर्जरी के जरिए उसे बाहर निकाल लिया गया और सैफ की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई। मिस्टर सैफ अली खान का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट we'll decide tomorrow. Right now it is looking absolutely fine. He is on recovery path. The recovery should be 100% as per our initial understanding. सर 2 एकदम गहरी चोटें हैं, 2 इंटरमीडिएट है और 2 एब्रेशन जैसा है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. सैफ की पीआर टीम की तरफ से इस मामले को लेकर कहा गया है कि घर में चोरी की कोशिश हुई थी। सैफ की पत्नी और अभिनेत्री करीना कपूर की टीम की ओर से भी यही कहा गया है। सैफ के अलावा पूरे परिवार के ठीक होने की बात कही गई है। साथ ही मीडिया और फैंस से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। मामला हाई प्रोफाइल है तो पुलिस पूरी गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक हमलावर एक ही था जिसकी पहचान भी कर ली गई है। हालांकि वो घर में घुसा तो कैसे घुसा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है। उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम सैफ अली खान के घर पर काम करने वाली महिला स्टाफ को पुलिस स्टेशन ले गई, जहां मामले को लेकर उनसे पूछताछ की गई। उस स्टाफ की शिकायत पर ही मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। सैफ अली खान के साथ हुई वारदात को लेकर बॉलीवुड के सितारों से लेकर हर कोई हैरान है। उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। साथ ही इस घटना को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर और दिल दहला देने वाली घटना है। ताज्जुब की बात यह है कि जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं वहाँ सिक्योरिटी बहुत ही सक्षम है। 6 चाकू के वार किए गए, जिस तरीके से उसकी स्पाइन तक घाव पहुंचे हैं, तो ये भी हो सकता है कि उसका इरादा जो है वो हत्या का हो।
और अगर हत्या का इरादा था उसका, तो इसके पीछे कौन है, कौन करवाना चाह रहा है, ये सारी बातें जो हैं ये आएंगी, यकीनन आएंगी। तो सवाल ये है कि ये सिर्फ चोरी थी या चोरी के पीछे जान लेने के इरादे से वो चोर इनके घर में दाखिल हुआ था, और दाखिल हुआ था तो कैसे हुआ था, किस तरीके से दाखिल हुआ था। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और अभिनेता सलमान खान को लगातार मिल रही धमकियों के बीच सैफ अली खान के साथ हुई वारदात को लेकर बॉलीवुड का चिंतित होना लाजिमी है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे राहत की बात यह है कि सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर है। कि इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है, ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। फिल्म जगत के इतने बड़े स्टार के साथ हुई वारदात को लेकर मुंबई में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल ये वो सेलिब्रिटी हैं जिनके घर पर कड़ी सुरक्षा तो होती ही है, ये जहां कहीं भी जाते हैं कड़ी सुरक्षा के साथ ही जाते हैं। ऐसे में जब उनके साथ घर में ही इस तरह की घटना हो जाती है तो फिर आम लोगों की सुरक्षा को राम भरोसे मानना शायद गलत नहीं होगा। ऐसे में जरूरी है कि अपनी सुरक्षा को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों के लिए भी सावधानी का हॉर्न बजाएं। मुंबई से विद्या और दीपेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आंध्र प्रदेश में चुनाव के लिए जल्द लागू हो सकता है अनोखा नियम। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। केंद्र सरकार ने बजट से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी, यानी अब एक बार फिर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मोदी सरकार ने साल 2016 में लागू की थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने कुछ और वादे किए। पार्टी ने अपनी सरकार आने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया, साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी शगुफा छोड़ा। आंध्र प्रदेश में जल्द चुनाव के लिए अनोखा नियम लागू हो सकता है। इसके संकेत सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दिए। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति सरपंच, पार्षद या महापौर तभी बन सकेगा जब उसके 2 से ज्यादा बच्चे हों। सीएम ने दलील दी कि इससे जनसंख्या में गिरावट को रोका जा सकेगा। साथ ही नायडू ने कहा कि लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें, इसके लिए वो प्रोत्साहन नीति भी लाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच इलेक्शन कमीशन ने सभी दलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए वीडियो पर कुछ दिशा निर्देश दिए। इसके मुताबिक अब ऐसे कंटेंट पर पार्टियों को ये साफ बताना होगा कि ये वीडियो एआई से बनाया गया है, ताकि कैंडिडेट को लेकर वोटर धोखा न खाएं और गलत छवि न बनाएं। 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के लिए तैयारियां जारी हैं। अब शुक्रवार से रिहर्सल शुरू होगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सुबह कर्तव्य पथ के आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। ये गाइडलाइन सुबह 10:15 बजे से 12:30 बजे तक लागू रहेगी। शुक्रवार के अलावा शनिवार, सोमवार और मंगलवार को भी इन रूट में नहीं जाने को कहा गया है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली चुनाव की बढ़ती गहमागहमी के बीच बीजेपी ने आज अपने पूरे पत्ते खोल दिए। चौथी लिस्ट जारी कर उसने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। लेकिन खास बात यह है कि स्मृति ईरानी और नुपुर शर्मा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उनके नामों की चर्चा के बावजूद इस आखिरी लिस्ट में भी दोनों के नाम नहीं थे। चौथी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों का नाम जारी कर बीजेपी ने 68 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, जबकि 2 सीट सहयोगी दलों को दी है। अब चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी, बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ताकत झोंकने में जुट गई है। इन सब के बीच सियासी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। दिल्ली का चुनावी दंगल अब तेजी से आगे बढ़कर नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों पार्टियों ने चुनाव के लिए खुद को झोंक दिया है। एक दिन पहले ही 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करने वाली बीजेपी ने आज अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। चौथे लिस्ट में 9 नाम के साथ बीजेपी ने 68 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बाकी 2 सीटें उसने अपनी सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी है।
बीजेपी ने चौथी लिस्ट में जिन 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया है उनमें बवाना से रविंद्र कुमार को, वजीरपुर से पूनम शर्मा को, दिल्ली कैंट से भुवन तंवर को, संगम विहार से चंदन कुमार चौधरी को, ग्रेटर कैलाश से शिखा राय को, त्रिलोकपुरी से रविकांत उज्जैन को, शाहदरा से संजय गोयल को, बाबरपुर से अनिल वशिष्ठ को और गोकलपुर से प्रवीण निमेश को टिकट दिया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली विधानसभा की कुल 70 में से 2 सीट सहयोगी दलों को दी गई है। बुराड़ी सीट जेडीयू के लिए तो देवली सीट एलजेपी के लिए छोड़ी गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर चुकी है। अब बीजेपी की आखिरी लिस्ट से भी ये जाहिर हो रहा है कि वो आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेताओं की राह मुश्किल करने में कसर नहीं छोड़ रही। अरविंद केजरीवाल, आतिशी के सामने प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी जैसे नेता को खड़ा करने के बाद अब बीजेपी ने ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज के खिलाफ शिखा राय को चुनावी मैदान में उतारा है, तो बाबरपुर से गोपाल राय के खिलाफ अनिल वशिष्ठ को प्रत्याशी बनाया है। कि रोज भारतीय जनता पार्टी नया चेहरा चलाती है। परसों तक जो है मीनाक्षी लेखी जी का नाम चल रहा था, फिर स्मृति ईरानी जी का चलने लगा, फिर कल कोई कह रहा था रोहन जेटली लड़ेंगे। तो मुझे नहीं पता कि कौन चुनाव लड़ेंगे, बट जो भी चुनाव लड़े हम चाहते हैं कि अच्छा बड़ा चेहरा लड़े। बहरहाल सौरभ भारद्वाज के खिलाफ अब बीजेपी उम्मीदवार का नाम सामने आ चुका है। दिल्ली के इस चुनावी रण में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी खूब चल रही है। बीजेपी शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने में जुटी है, तो आम आदमी पार्टी उसे बीजेपी की रची गई साजिश करार दे रही है। उन्होंने अपराध किया है, गुनाह किया है, इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। बगैर सैंक्शन के अरेस्ट किया है, इस बात के लिए सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। आपने एक मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, एक सांसद को तथा कथित शराब घोटाले में जिसका न सिर था, न पैर था, न सच्चाई थी, उस मामले में बगैर सैंक्शन के अरेस्ट कर लिया। शराब घोटाले के संजय सिंह भी अभियुक्त हैं और वो जितने रेस्टोरेंट ओनर्स और जो बड़े बड़े मॉल्स वगैरह हैं जिनकी डिमांड पर इन्होंने 25 साल से 21 साल आयु कराई थी, रात के 3 बजे बैठक हुई थी, न्यायालय ने इनको कोर्ट भेजा था। और संजय सिंह याद कर लेना प्लीज, कोर्ट ने आपको शराब घोटाले में बोलने से मना किया है। ऐसा तो नहीं आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, एक बार सोच लीजिए। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी उनके इनकम को लेकर सवाल खड़े कर रही है। केजरीवाल के एफिडेविट को आधार बनाकर बीजेपी पूछ रही है कि साल 2014-15 के 7,42,000 के मुकाबले साल 2020-21 में विधायक के रूप में मिलने वाले वेतन के अलावा बिना किसी स्रोत के उनकी आय 44 लाख से ज्यादा कैसे हो गई। केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि हर वक्त गंदी राजनीति करना बंद करो, राजनीति के अलावा अपने काम करो। जो काम देश की जनता ने आपको दिया है, आपको चुन के भेजा है, आपके ऊपर भरोसा किया है, सबसे पहला काम तो होता है सुरक्षा और दूसरा होता है न्याय। आप सुरक्षा करने में अक्षम हो रहे हो। दिन ब दिन आपने पूरे देश के अंदर माहौल खराब कर दिया। 2 साल आपकी टैक्स रिटर्न थी, आप सीधा 44,90,000 रुपए कैसे पहुंचे? वो भी तब जब कोविड में सब काम बंद थे, सिर्फ 2 ही काम चालू थे, नकली हॉस्पिटल बनाकर सरकारी अनुदान लेना या फिर घर में शराब मंत्री के साथ बैठकर शराब की नीति बनाना और उन ठेकेदारों को एंटरटेन करना जो आपसे शराब की नीति बनवा रहे थे। पर कैपिटल इनकम है ना, वो 4,30,000 या 4,50,000 के आसपास है दिल्ली में। ये तो भाई साहब बहुत कम दिखा रहे हैं, कम से कम दिल्ली का ईमान रख लेते। आम आदमी पार्टी चुनाव में भले ही बीजेपी से अपना मुकाबला बताकर कांग्रेस को रेस से बाहर दिखाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित जोर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उसने कहा माहौल गरवाया हुआ है, वो कांग्रेस का है। मैंने तो इतना ठंडा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का माहौल ही नहीं देखा। आज ना कोई केजरीवाल जी की बात कर रहा है, न कोई भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा है। पारंपरिक वोटर अलग है, वो अपना आप काम करो ना करो, बेचारा वोट दे ही देगा, बेचारा बेचारी। लेकिन हमको किसी पार्टी की तरफ से वो माहौल नहीं दिख रहा है। बस हाँ, हम ये फ्री कर देंगे, हम ये बांट देंगे, वो राजनीतिक लड़ाई थोड़ी है, वो तो दुकानदारी है। तो हम तो दुकानदारी की नहीं, हम तो दिल्ली के भविष्य बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
कुल मिलाकर दिल्ली के दंगल में तीनों ही पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। चुनाव प्रचार का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। अब दिल्ली की जनता इस बार किसे सत्ता की चाबी सौंपेगी, इसका फैसला वो 5 फरवरी को ईवीएम में कैद कर देगी, जिसके बारे में 8 फरवरी को पता चलेगा, जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार में बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 319 अंक उछलकर 77,043 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 99 अंकों पर 23,312 पर पहुंच गया। बैंक, ऑटो, मेटल और हेल्थ केयर समेत कई सेक्टरों के शेयरों में मजबूती रही। सोने चांदी की कीमतों में उछाल जारी है। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 500 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 81,300 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 2300 रुपए ऊपर चढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत 94,000 रुपए हो गई। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 16 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपए 56 पैसे हो गई। कल यानी शुक्रवार से भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 की शुरुआत होने जा रही है। इसका आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम और द्वारका यशोभूमि के साथ साथ ग्रेटर नोएडा के इंडियन एक्सपो सेंटर में किया जाएगा। देश में हो रहे इस ग्लोबल ऑटो एक्सपो में इस बार न केवल वाहन कंपनियां शिरकत करेंगी, बल्कि ऑटो कंपोनेंट और तकनीक से जुड़ी कंपनियां भी इसमें हिस्सा लेंगी। ऑटो एक्सपो के शुरुआत के पहले 2 दिन यानी 17 और 18 जनवरी को मीडिया और डीलर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। आम लोगों के लिए ये 19 जनवरी से खोला जाएगा। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी पंजाब की, जहां की आम आदमी पार्टी की सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर बनाने के बड़े दावे करती है, लेकिन हालात ये हैं कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और स्पेशलिस्ट काम ही नहीं करना चाहते। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में डॉक्टरों सरकारी अस्पताल के बजाय वो निजी सेक्टर को तरजीह दे रहे हैं। हाल ही में पंजाब सरकार ने एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए 400 मेडिकल ऑफिसर के पद निकाले थे। इनमें से 304 डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर भेज भी दिए गए थे, लेकिन 1 महीने का वेटिंग पीरियड बीत जाने के बाद भी 100 डॉक्टरों ने ज्वाइन नहीं किया। बताया जा रहा है कि पंजाब में पिछले 20 वर्षों में एमबीबीएस डॉक्टरों की भर्ती के लिए ये सबसे बड़ा विज्ञापन था। यही हाल 2023 में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए निकाले गए विज्ञापन के साथ दिखा। 2023 में 634 स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए कुल 592 लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से केवल 271 ने ज्वाइन किया और लगभग 80 लोगों ने जॉब छोड़ दी। पंजाब में सरकारी अस्पतालों की स्थिति इतनी गंभीर है कि लगभग 40% मेडिकल डॉक्टर और 45% स्पेशलिस्ट के पद खाली पड़े हैं। यूं तो सरकारी नौकरी से मुंह भंग होने की कई वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण नए डॉक्टरों को कम वेतन मिलना बताया जाता है। पंजाब सरकार नए एमबीबीएस डॉक्टर को लगभग कुल 1 लाख रुपए सैलरी देती है, जो कि पड़ोसी राज्य हरियाणा और दिल्ली से कम है। वहीं जब बात स्पेशलिस्ट की आती है तो सरकारी अस्पतालों के मुकाबले प्राइवेट सेक्टर में दुगनी सैलरी और इंसेंटिव मिलते हैं। यही नहीं, दावा है कि पंजाब में सीनियर मेडिकल ऑफिसर का पहला प्रमोशन पाने में डॉक्टरों को 20 साल तक लग जाते हैं। और यही वजह है कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्पेशलिस्ट की भारी कमी है, जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। यही नहीं, पंजाब के स्वास्थ्य विभाग की नीतियों से नाराज राज्य के सरकारी डॉक्टर 20 जनवरी से दोबारा हड़ताल पर जा रहे हैं। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। पंजाब में सेहत सुविधाएं पंजाब में कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जो डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं वो पंजाब में ड्यूटी करके खुश नहीं है। सो ज्यादा कुल मिला के कहें तो पंजाब सरकार में डॉक्टर पंजाब की नौकरी प्रेफर नहीं करते हैं। सो इस समय हम अमृतसर के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। लोगों से जानेंगे कि उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा होने के बावजूद पंजाब में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कमी वाज़ेह है। आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि पंजाब में जहां बड़े बड़े हेल्थ सेंटर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, वहां डॉक्टर्स की कमी इसलिए भी आ रही है क्योंकि जो डॉक्टर्स एमबीबीएस करते हैं यहाँ तो फिर वो पीजी करने में लग जाते हैं। उसके अलायदा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनकी जो पे स्केल्स है वो बहुत कम है। सिक्योरिटी इश्यूज पंजाब के हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा हैं। पे स्केल कम होने की वजह से और जो भी उनके रेम्यूनरेशन होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा उनको मिलते हैं।
हर तरह की सुविधाएं प्राइवेट सेक्टर्स में ज्यादा मिलती हैं। हमारे सरकारें जहां पे आती हैं वो बातें कुछ और करती हैं, बाद में कुछ करती और है। ग्राउंड लेवल की बात करें तो पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गए हैं, वहां पे जो डॉक्टर हैं वहां पे जाता कोई नहीं, क्योंकि इनके वहां पे कोई भी नहीं जाता, फ्री, ओनली फ्री। वहां पे हॉस्पिटल में कोई नहीं जाता। वहां पे अगर अच्छा ट्रीटमेंट पंजाब में हो, डॉक्टर हो, तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पंजाब के जितने भी डॉक्टर थे वो बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं जॉब कर रहे? क्योंकि पंजाब सरकार उनको उनकी सैलरी नहीं देती, जो उनकी सहूलतें हैं वो नहीं देती, और बहुत लंबा समय उनको प्रमोशन भी नहीं देती। ये सबसे बड़ी दिक्कत है पंजाब में। कई डॉक्टर अच्छे भी हैं, ऐसी नहीं कोई बात है, अच्छे भी हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, गुड़गांव एम्स में प्रेफरेंस कर रहे हैं, पीजीआई में प्रेफरेंस कर रहे हैं कि एक तो सैलरी का स्ट्रक्चर भी बड़ा अच्छा है। मैं लास्ट टाइम 10 दिन पहले यहाँ पे आया था, तो मैंने यहाँ पे डॉक्टर कई एब्सेंट भी थे, सीट पे नहीं होते, कई डॉक्टर तो सीट पे नहीं होते। यही काफी फर्क पड़ रहा है, मतलब कि सरकार जो इन पर प्रेशर डाल रही है उसके कारण भी फर्क पड़ रहा है। सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए, डॉक्टर को भी ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर भी हमारे जो है जीवन दे सकते हैं, लोगों का जीवन बचा सकते हैं, तो डॉक्टर को तो लोग पूछते भी हैं। डॉक्टर्स मिलते हैं आपको, अंदर बातचीत होती है, सीनियर डॉक्टर्स या जूनियर ही मिलते हैं? सब मिलते हैं, सब आते हैं। कौन से डॉक्टर ने आपका इलाज किया? उसका नाम तो याद नहीं है, ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पे बैठ रहा है, नाम तो याद नहीं उनका। मैं डॉक्टर थे। सारी रिपोर्ट 3-4 बार देख चुके हैं। उन्होंने बोले रिपोर्ट तैयार, हाँ रिपोर्ट तैयार करके फिर वो ऑपरेशन करेंगे, जो भी है। बड़े डॉक्टर करते हैं वो। हाँ, कल आए थे तो कल भेज दिए, फिर आज आए। रात में लड़का बहुत परेशान था सांस का, क्या पता, हम तो पढ़े लिखे आदमी नहीं। पर उन्होंने कारण तो बताया होगा। बोले कि कल आ जाना, फिर लेके कल आए थे। हाँ, आप जब आए तो एडमिट नहीं किया? खून जांच हुआ है, फिर खून जांच हो रहा है 4 जगह। हाँ, सीनियर डॉक्टर्स कैसा रिस्पांस देते हैं, या जूनियर डॉक्टर्स हैं जो हैंडल करते हैं, ट्रीट करते हैं? ठीक है सर, ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स तो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ही कमी है, बाकी डॉक्टर्स तो सर हमेशा ठीक होते हैं सारे। सुविधा के बारे में क्या सर, मैं करीब 2-3 घंटे हो गए और लड़की हमने कल एक्टिवेट कराई थी, ठीक है, तो अभी तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं है। बाकी देख रहे हैं, ये कह रहे हैं डॉक्टर आने वाले हैं थोड़ी देर में। नहीं, अभी नहीं आए। देरी तो लगाते हैं, देरी तो मैं सही बात बता रहा हूँ, बिल्कुल मतलब तत्काल काम नहीं हो रहा है। क्या लगता है डॉक्टर्स की कमी है? कमी है, जब तत्काल काम नहीं हो रहा तो ये मोहाली का सरकारी अस्पताल है और यहाँ पर भी इस तरीके की किल्लत है, क्योंकि 304 डॉक्टर्स के लिए अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुआ था, जिसमें से 204 ने ही नौकरी ज्वाइन की और 100 उसमें से ऐसे थे जिन्होंने अपना डिसइंटरेस्ट दिखाया। और साथ ही पिछले साल भी यही आंकड़ा था और इस साल की ये सबसे बड़ी रिसेंट जो एडवर्टाइजमेंट थी उसके जरिए भर्ती की गई। लेकिन पूरे पंजाब में डॉक्टर्स की कमी है और कारण है कि ये जो पे स्केल है या जो प्राइवेट की तरफ ज्यादा डॉक्टर्स आकर्षित हैं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, मोहाली। व्हाट्सएप पर नया फीचर, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गलिए। डिजिटल सुरक्षा पर चर्चा के लिए दिल्ली में एक सेमिनार का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम करुणा फाउंडेशन नाम के एनजीओ की ओर से किया गया। इसमें चर्चा का विषय विकसित भारत और साइबर सुरक्षित भारत रखा गया था। इस कार्यक्रम में डिजिटल तौर पर कैसे सुरक्षित रहें और कैसे जागरूकता फैले, इसको लेकर बातचीत की गई। व्हाट्सएप पर अब आप सेल्फी स्टिकर भी बना पाएंगे। मेटा ने एक नया फीचर जारी कर दिया। कंपनी के मुताबिक वो हमेशा व्हाट्सएप को ज्यादा मजेदार और इस्तेमाल में आसान बनाने के लिए काम कर रही है, इसलिए नए फीचर और डिजाइन अपडेट के साथ वो नए साल की शुरुआत कर रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने साफ कर दिया कि 7 रुपए का सिक्का जारी करने की खबर गलत है। उसके मुताबिक सोशल मीडिया पर ये अफवाह फैल रही है कि महेंद्र सिंह धोनी के सम्मान में ये सिक्का जारी किया जाएगा, लेकिन पीआईबी ने साफ किया कि वित्त मंत्रालय ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है और वायरल तस्वीर भी फर्जी है। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। यहाँ आज हम आपको दिखाएंगे वडनगर में प्रधानमंत्री मोदी के उस स्कूल के कायाकल्प की कहानी जहां उन्होंने बचपन में पढ़ाई की थी। गुजरात के वडनगर में प्रधानमंत्री मोदी के इस स्कूल को अब नए सिरे से तैयार किया गया है, जहां नैतिक मूल्यों के साथ साथ तकनीकी शिक्षा पर भी जोर दिया जाएगा।
गुजरात के वडनगर में ये भव्य इमारत उसी स्कूल की है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचपन में पढ़ाई लिखाई की थी। स्कूल की इस इमारत को अब हेरिटेज बिल्डिंग में बदल दिया गया है और पूरे परिसर का कायाकल्प कर दिया गया है। पीएम मोदी के इस स्कूल को अब प्रेरणा संकुल के रूप में भविष्य के बेहतरीन आधुनिक शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित किया गया है, जहां नई टेक्नोलॉजी के जरिए शिक्षा दी जा रही है और नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसको एक ये इनोवेटिव तरह का स्कूल बनाया गया है, जहाँ पे 9 वैल्यूज जो होनी चाहिए एक ट्रू लीडर में, उसके बारे में यूथ लीडरशिप तैयार की जा रही है। तो 9 वैल्यूज हैं, जैसे शौर्य और साहस, नवाचार और जिज्ञासा, करुणा और सेवा, स्वाभिमान और विनय। तो ये वो वैल्यूज हैं जो ये बच्चे यदि आत्मसात कर लें तो वो अपनी जहाँ उनको पहुंचना है वहां तक पहुंच सकते हैं। तो एक बहुत ही इनोवेटिव तरीके से साइंस और इंडियन हेरिटेज को मिला के एक यूनिक एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम ये बनाया गया है। बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने 1888 में इस स्कूल का निर्माण कराया था। अब यहाँ पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को IIT गांधीनगर ने डिजाइन किया है। स्टडी टूर के तहत देश के सभी जिलों से छात्र यहाँ 1 सप्ताह के लिए पढ़ने आते हैं। अब तक देश के कई हिस्सों से छात्रों और शिक्षकों का 42 समूह पढ़ने के लिए आ चुका है, जिनमें 820 छात्र और 410 शिक्षक शामिल हैं। स्टडी टूर में यहाँ आने वाले बच्चों को स्पेशल एक्टिविटीज के जरिए पढ़ाई के नए आयामों से परिचित कराया जा रहा है। बच्चों के अनुभव में इसकी झलक मिलती है। सर, सीखने को तो बहुत कुछ मिला है। जैसे हम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। यहाँ पे हम 10 स्टेट से बच्चे आए हैं। हमारा जो इंडिया इतना डाइवर्स है, उसकी डाइवर्सिटी हमें सामने देखने को मिल रही है। हम लोगों से अब हम बड़े होंगे, हमें बाहर जाके काम करना होगा, अलग अलग कल्चर, अलग अलग फूड, कॉस्ट्यूम्स, तो हमें अपने आप को अडाप्ट करना होगा। तो वो अडाप्शन का मौका भी हमें मिल रहा है। हाँ, जैसे कि हमारे स्कूल में कंप्यूटर तो होते थे, लेकिन यहाँ आकर मैंने लेज़र कटिंग सीखा, डिजिटल पोस्टर सीखा बनाने। वहाँ तो कंप्यूटर होते थे, लेकिन इस तरह का नहीं था। यहाँ मुझे प्राउड फील होता है क्योंकि मैंने ये सीखा। यहाँ पर सारे डिजिटल पोस्टिंग canva.com से उसको बनाने का प्रोसेस सीखा। प्रेरणा संकुल का मकसद छात्रों और आम लोगों में विकास और परिवर्तन की भावना को प्रोत्साहित करना है। स्कूल के जीर्णोद्धार पर 72 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये विद्यालय अब अनूठे शिक्षा केंद्र के रूप में तैयार हो चुका है और उम्मीद है इसका फायदा पूरे देश को मिलेगा। ये जो पुराना बिल्डिंग था उसके साथ नया बिल्डिंग बनाया गया, जहाँ पे पूरी एक्टिविटीज़ की जाती हैं और अब तक 800 से ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं। हर राज्य से प्रतिनिधित्व मिले उसकी पूरी कोशिश की जा रही है और 9 उद्देश्य जो हैं वो नए बताए गए हैं, जिसके द्वारा जो है बच्चे यहाँ पे सीखते हैं अपना जीवन कैसे आगे बढ़ाए और लीडरशिप के गुण उनमें कैसे आए। तो ये सारी चीज़ें उनको यहाँ पे सिखाई जाती है। ब्रिजेश दोषी, बड़नगर, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।